निष्ठा शींग स्विदि मिदि क्ष्विदि दृशः। ठीक है। न सेट इति वर्तते, न सेट इति वर्तते। शींग स्विदि मिदि क्ष्विदि दृश इत्येतेभ्यः परः निष्ठा प्रत्ययः सेट न कित भवति। इन धातुओं से परे यदि सेट निष्ठा है तो वो भी कित्वत नहीं होता है। शयितः शयितवान, प्रस्वेदितः प्रस्वेदितवान, प्रमेदितः प्रमेदितवान, प्रक्ष्वेदितः हो गए सारे। जरा संविधात में बोलिए। निषिदा स्नेहन मोचनयोः नियमिता स्नेहने निष्विदा गात्र प्रक्षरणे। ठीक है ना। निष्विदा भी स्नेहन मोचन, ये दोनों अर्थ में धातु हैं। और श्विदा गात्र प्रक्षरणे भी है ना। तो वहाँ पर जो लेनी है आपको निष्विदा स्नेहन मोचनयो ही लेनी है। और निष्विदा दो धातुएं हैं, निष्विदा अव्यक्ते शब्द है, तो निष्विदा अव्यक्ते शब्द नहीं लेनी है आपको, जो स्नेहन मोचनयो हो वही लेनी है। और धृष, धृष में क्या है धातु, ये धृषा प्रागल्भ्य। ठीक है। तो शयितः शयितवान, यहाँ पर क्या है, शींग इटता सेट निष्ठा है, कित्वत नहीं हुआ, गुण हो गया, क्या बन गया, शयितः शयितवान, गुण हो गया। सभी में वही स्थिति है, प्रमेदिता प्रमेद, सभी आपकी सेठ धातुएं हैं। इस कारण से कहते हैं सेडित्यव, सेठ की अनुवृत्ति आपने क्यों ली भाई, सेठ धातुएं होंगी तभी तो आपने उनका ग्रहण किया यहाँ पर। तो क्या इन धातुओं में से कोई ऐसी भी धातु है जो कभी सेठ होती है कभी अनिट होती है। तो उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे स्विन्नः स्विन्नवान स्विदादीनाम आदितश्च इति निष्ठायाम इट प्रतिषिध्यते। स्थिति ये है कि ये स्विदा धातु है, ये आदित है, तो जो आदित धातुएं होती हैं उनसे निष्ठा में इट का प्रतिषेध कर दिया जाता है। फिर विभाषा भावादि कर्मणों सूत्र से विभाषा भावादि कर्मणों हो इति पक्षे अभ्यनुज्ञायते। तो पहले तो नित्य निषेध हो गया आदितश्च से, फिर विभाषा भावादि कर्मणों ने कहा कि भाव और आदि कर्म में वर्तमान जो धातुएं उनसे विकल्प से निष्ठा, विकल्प से इट आगम हो जाता है। तो पक्ष अभ्यनुज्ञायते, पक्ष में पुनः उसको प्राप्ति करवा दी जाती है। सब विषय कित्व प्रतिषेधस्य। तो जो आदित धातुएं हैं उन सभी धातुओं में जब विकल्प से इट आगम होगा, तो जब इट आगम होगा तब कित्व, वो इट ये कित्व का प्रतिषेध होगा, उस समय ये सेठ तब बनेगा। और जब नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, तो उस समय आवश्यकता भी नहीं है। स्विन्नः स्विन्नवान वैसे ही रह जाएगा। मृषस् तितिक्षायाम, मृषेर धातु तितिक्षायाम अर्थे निष्ठा सेठ न कित भवति। मृष धातु जो कि तितिक्षा अर्थ में है ना, सेठ निष्ठा कित्वत नहीं होता। तितिक्षा क्षमा, मर्षितः मर्षितवान, तितिक्षायाम इति किम अपमृषितम वाक्यम आह। यहाँ पर तो सीधा सीधा सूत्र दे ही दिया कि तितिक्षार्थ में होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, अपमृषितम वाक्यम आह, यहाँ पर है बिना विचारे, यहाँ पर तितिक्षार्थ नहीं है, यहाँ पर तितिक्षार्थ नहीं है। अपमृषितम वाक्यम आह, बिना सोचे विचारे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी उत्तर दे दिया, कुछ भी बोल दिया, उसके लिए कहते हैं अपमृषितम वाक्यम आह। उदुपधात भावादि कर्मणों अरण्यत। तो यहाँ पर क्या हुआ, मर्षितः मर्षितवान में गुण हो गया और मृषितः में गुण नहीं हुआ। उदुपधात भावादि कर्मणों रण्यतरस्याम। पढ़ो आगे। हाँ, कहते निष्ठा सेठ न कित इति वर्तते। सबके अनुवृत्ति आ रही है, निष्ठा की भी, सेठ की भी, न की भी, कित की भी। अर्थ होगा, समास क्या है उदुपधात में, उदुपधात। उदुपधात धातुः परः भावे आदि कर्मणि च वर्तमानः निष्ठा प्रत्ययः सेठ अन्यतरस्याम कित न भवति। उदुपध जो धातुएं हैं उनसे
भाव और आदि कर्म में वर्तमान जो निष्ठा प्रत्यय सेठ है उसको कित्वत विकल्प से नहीं होता है। द्युतितम अनेन द्योतितम अनेन, तो द्युतितम अनेन द्योतितम अनेन, ये अनेन क्यों लगाया आपको बताने के लिए कि ये भाव में है, ठीक है ना, तभी तो तृतीया हो रही है कर्ता में। और प्रद्योतितः प्रद्युतितः ये आदि कर्म में है। चमकना प्रारंभ किया या चमकना प्रारंभ हुआ, प्रद्युतितः प्रद्युतितवान, ठीक है ना। तो और प्रद्योतितः एक बार जब कित्वत होगा तो गुण नहीं होगा, जब कित्वत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। मुदितम अनेन मोदितम अनेन, प्रमुदितः प्रमोदितः। उदुपधादिति किम लिखितम अनेन, ये उकार उपधा में नहीं है, क्या उपधा में इकार है। भावादि कर्म रुचि किम रुचितम कार्षापणम ददाति, यहाँ पर क्या है रुचितम कार्षापणम ददाति, यहाँ पर किस में हुआ, ये कर्ता में हुआ है। गत्यर्था कर्म का श्लेष सिंह से किस में हुआ, ये कर्ता में हुआ है, इसलिए यहाँ पर नित्य किससे वो हो गया कृतवतु, वो निषेधी तो करता है, कृता तो कित है ही, इसलिए वो नित्य कित रहेगा। रुचितम कार्षापणम ददाति, ठीक है। सेदित्येव प्रभुक्तः ओदनः, यहाँ पर क्या प्रभुक्तः में इटागम नहीं हुआ है, इसलिए ये नित्य कित्वत रहेगा। प्रभुक्तः ओदनः ये आदि कर्म में है, चावल खाना प्रारंभ किया। व्यवस्थित विभाषा चेयम, कहते हैं ये जो सूत्र है उदुपधात भावादि कर्मण और अन्य तरस्याम, ये व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा माने क्या होता है, हाँ, उदाहरण विशेष में होना, उदाहरण विशेष में न होना। तो तेन शब्द विकरणानाम एवं भवति, तो शब्द विकरण वाले जो उदुपद धातुएं हैं उन्हीं से परे धातु कित का निषेध करेगा। बुध परिवेष्टने गुदितम इत्यत्र न भवति, जैसे तुदादि गण की धातु हो गई या अन्य किसी गण की धातु हो गई तो उसमें तो नित्य निषेध है, उसमें तो कित्वत नित्य रहेगा। केवल जो सेठ निष्ठा को विकल्प से निषेध होगा उदुपद धातुओं में, वो कहाँ होगा, शब्द विकरण वालियों को ही होगा। इस वाक्य को याद रखिएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी धातुएं आपको मिलेंगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर तो गुण हो रहा है जबकि तो उदुपद धातु है। वैसे तो खैर विकल्प की बात है तो बात खत्म हो जाती है, किंतु फिर भी व्यवस्थित विभाषा के कारण ये शब्द विकरण वालों को ही करता है। पुंगत्वाच अन्यतरस्यामिति न स्वर्यते उत्तर सूत्र पुनर्वा वचनात्, इसमें अन्यतरस्याम की अनुमति नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अगले सूत्र में पुनः वा ग्रहण कर दिया। जब अगले सूत्र में पुनः वा ग्रहण किया तो मतलब कि बीच वाला सूत्र जो किसके लिए होगा, नित्य के लिए होगा। ये भी विकल्प वो भी विकल्प, तो फिर बीच में तो नित्य। यत् न सेठ इति वर्तते पुंगश्च इट विहितः क्लिशत्वा निष्ठयोः पुंगश्च इति, वहाँ पर भी पुंगश्च सूत्र है। तो पुंग धातु से, वैसे तो जो पुंग धातु है वो कैसी हो गई, अनिट हो गई, किंतु पुंगश्च सूत्र से वहाँ पर क्या होता है, ईट आगम होता है। पुंग परः निष्ठा प्रत्ययः त्वाच सेठ न कित भवति, पुंग धातु से परे जो सेठ त्वा और निष्ठा हैं वो कित्वत नहीं होते हैं। पवितः पवितवान गुण हो गया। त्वा प्रत्ययस्य न त्वा सेठ इति सिद्ध एवं प्रतिषेधः, कहते हैं जो सेठ त्वा है वो कित नहीं होता है, ये तो न त्वा सेठ सूत्र से ही निषिद्ध था, तो फिर पुंग त्वाच में त्वा ग्रहण क्यों करना पड़ा। तो कहते हैं कि तस्य ग्रहणम उत्तरार्थम, तो जो पुंग त्वाच में जो त्वा ग्रहण किया है वो वस्तुतः किसके लिए है, अगले सूत्र के लिए, नो पदार्थ थफान ताद्वा के लिए है। तथा चोक्तम नित्यम अकित्वम इडाद्योः त्वानिष्ठयोः त्वाग्रहणम उत्तरार्थम, कहते हैं कि इडाद्योः त्वानिष्ठयोः अकित्वम नित्यम, ठीक है ना, जो सेठ त्वा और निष्ठा हैं उनका तो अकित्व नित्य सिद्ध ही है। फिर जो त्वा ग्रहण किया वो किसके लिए किया गया है, उत्तरार्थ किया गया है। बात समझ में आ गई नहीं जो आगे हैं, हाँ, अगले सूत्र के लिए नो पदार्थ थफांताद्वा के लिए। तो कई बार ऐसा करते हैं, तो हाँ, अब उसमें क्या होता है कि जैसे अगले सूत्र में तो हमको त्वा ग्रहण करना ही था, तो अब ये जो बीच में थे जो सूत्र निष्ठा शिंग विधि इत्यादि, उसमें तो त्वा खंडित हो चुका था,
तो फिर इसमें फिर से ग्रहण कर दिया, तो उसके लिए कहते हैं यह किंचित त्रपो इति। मतलब ये उसके लिए कहा जाता है कि जब अगले सूत्र में कहना ही पड़ता तो हमने पहले भी कह दिए, तो उससे हमारा ये लाभ हो गया कि पीछे जो थोड़ा सा, जिसको मतलब कह सकते हैं कि हमने भी थोड़ा सा लाभ ले लिया। मतलब हमें तो वैसे तो करना ही था, तो हमने भी उसी से लाभ ले लिया थोड़ा सा। तो जो पुंगत्वाच सूत्र है, वस्तुतः यदि वहाँ पर त्वा ग्रहण नहीं करते तो भी कार्य चलता, पर थोड़ा सा ये हो सकता था कि जब पुंग धातु से परे निष्ठा को निषेध कर दिया है, तो हो सकता है कि भाई त्वा में फिर नहीं होगा क्या, तो कुछ तो समझ में आ सकता था, तो इसलिए स्पष्टता के लिए त्वा ग्रहण कर दिया। बाकी वस्तुतः त्वा ग्रहण आगे सूत्र के लिए है, वहाँ के लिए उतना आवश्यक नहीं है। पर फिर मन में आता भी वहाँ क्यों किया, तो थोड़ा सा पुनः स्मरण दिला देना या पुनः दृढ़ता कर देना, इसके फिर से ग्रहण कर दिया। नोपधात् थफान्तात् वा निष्ठा इति निवृत्तम नकारोपधात् धातोः थकारान्तात् फकारान्तात् च परः त्वा प्रत्यय सेट्वान कित् भवति। नकारोपध जो थकारांत और फकारांत धातुएं हैं, है ना, उनसे परे त्वा प्रत्यय जो सेट त्वा प्रत्यय वो कित्वत नहीं होता। ग्रथित्वा ग्रंथित्वा शथित्वा शंथित्वा गुफित्वा गुम्फित्वा, फिर भी तो सेठ को ही कित का निषेध कर रहा है, तो नत्वा सेठ से नहीं हो सकता था क्या, क्यों, तो हमको विकल्प से चाहिए। वो क्या करता, नित्य करता, हमें विकल्प चाहिए। नोपधादिति किम रेफित्वा गोफित्वा थफान्तादिति किम स्रंसित्वा ध्वंसित्वा, तो ये क्या है, रेफित्वा गोफित्वा, है ना, ये तो नोपध नहीं है, फकारांत है थकारांत है किंतु नोपध नहीं है। और थफान्तादिति किम स्रंसित्वा ध्वंसित्वा नोपध है किंतु फकारांत और थकारांत नहीं है। ठीक है। वंची लुंची रितश्च वंची लुंची रित इत्येतेभ्यः परः त्वा प्रत्ययः सेट वानक इति भवति। सब विकल्प के लिए है ये सूत्र। वचित्वा वंचित्वा लुचित्वा लुंचित्वा रितित्वा अर्तित्वा। अच्छा, तो ग्रथित्वा ग्रंथित्वा में क्या हुआ, कित विकल्प करने से नकार का लोप एक बार हुआ, जिस पक्ष में नहीं हुआ उस पक्ष में नहीं हुआ। इधर भी वही बात है, वचित्वा वंचित्वा लुचित्वा लुंचित्वा। ठीक है। अच्छा, ऋतित्वा अर्तित्वा ऋतित्वा अर्तित्वा, कहते ऋतेरि यंग आर्ध धातु के विकल्पिता है। स यत्र पक्षे नास्ति तत्र इदम उदाहरण। ऋत धातु है ऋतघृणायाम, इसमें ऋतेरि यंग से नित्य इयंग, वहाँ पर इयंग कहा गया है, तो फिर यहाँ पर क्या बनना चाहिए, पहले तो ऋतीयते ऋतीय धातु बना करके फिर करेंगे, तो कहते हैं कि नहीं, ऋतेरि यंग आर्ध धातु के विकल्पिता आयादय आर्ध धातु के वा, कि वो जो प्रत्यय होते हैं वो आर्धातुक में विकल्प से होंगे, तो आर्धातुक प्रत्ययत्वा तो विकल्प से होगा, जिस पक्ष में इयंग नहीं होगा उस पक्ष में ये हो जाएगा। स यत्र पक्षे नास्ति तत्र इदम उदाहरणम सेट इत्येव वक्त्वा। तो ये जो वक्त्वा है ये धातु कैसी है आपकी, है ना, बंचु, क्या है धातु, बंचु धातु है। ठीक है ना, पूरी धातुएं क्या है आपकी, वंचु प्रलंबने लुंच उपनयने, तो वंचु उदित है ना, तो जो उदित धातुएं होती हैं उदितो वाह, उससे विकल्प से ईटागम होता है, तो जिस पक्ष में ईटागम होगा तब ये उदाहरण बनेगा, और जिस पक्ष में ईटागम नहीं होगा उस पक्ष में वक्फा बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो वच तो है नहीं, वंच है, इसलिए संप्रसारण भी नहीं होगा, तो वक्फा बनेगा। त्रिषि ऋषि कृषि है काश्य पस्य नक्वा से न सेट इति प्रतिषेधे प्राप्ते कित्वं विकल्प्यते। त्रिषि ऋषि कृषि इत्येतेभ्यः परः त्वा प्रत्ययः सेट काश्यपस्य आचार्यस्य मते वा न कित् भवति। ठीक है ना। त्रिषि ऋषि कृषि इन धातुओं से परे जो त्वा प्रत्यय है ना, सेट त्वा प्रत्यय वो कित्वत नहीं होता है काश्यप आचार्य के मत में। कृषित्वा तर्षित्वा मृषित्वा मर्षित्वा कृषित्वा कर्षित्वा काश्यप ग्रहणम पूजार्थम वा इत्येव ही वर्तते। कहते हैं वाक्य तो अनुवृत्ति आई रही थी, तो कई जगह जो आचार्यों के नाम को ले लेते हैं उसका उद्देश्य ये भी होता है कि उससे विकल्प हो जाएगा, भाई उनके मत में होगा हमारे मत में नहीं होगा, जैसे ऋतु भारद्वाज जैसे इत्यादि में किया। तो कहते हैं तो यहाँ पर आपने जो काश्यप ग्रहण किया है वो विकल्प के लिए नहीं है, ये पूजा के लिए है, पूर्वाचार्यों का सम्मान हो जाता है इससे, क्योंकि पीछे से वाक्य तो अनुवृत्ति आ ही रही है, तो बीच बीच में पूर्वाचार्यों के नाम ले देते हैं ताकि उनका सम्मान होता है। रलो विपदात् धलादे संश्च वा इति वर्तते। समास क्या है, रलो विपदात् धलादे संश्च में
ईच ऊच इति यू एक मिनट ईच ऊच करोगे या ऊच ईच तो वी बनेगा। यदि आप पहले ई लगाओगे तो ई को अनादेश देगा तो यह होगा ना, इसलिए उष्ट इष्ट इति वी वी उपधे यस्य स तस्मात् व्युपधात्, है ना। तो उष्ट इष्ट वी उपधे यस्य स व्युपधः उकारोपधात् इकारोपधाच्च धातोः रलन्तात् हलादेः परः संश्च त्वाच सेतौ वा इतौ भवतः। जैसे जैसे पद हैं उसके हिसाब से उन्होंने रख दिया। हम लोग अर्थ कर सकते हैं उकारोपधात इकारोपधात रलंतात हलादेः, धातु हलादी होनी चाहिए और रलंत होनी चाहिए, दो शर्तें रखी। उसके बाद फिर इकारोपद होनी चाहिए या फिर उकारोपद होनी चाहिए। तो इकारोपद उकारोपद हलादी रलंत धातु से परे, है ना, सेठ त्वा और सन कित्वत होते हैं। द्युतित्वा द्योतित्वा, द्युत कैसी है, इकारोपद है कि उकारोपद है, उकारोपद है, रलंत है और हलादी है। तो द्युतित्वा द्योतित्वा। दिद्युतिशते दिद्योतिशते, ये किस में बना, सन में। कैसे बन जाएगा, तो क्या हुआ, द्युत द्युत, फिर संप्रसारण कर लेंगे, ठीक है ना, तो या को ई हो जाएगा, तो दित बना और ता तो हलादी शेषा से लोप हो जाएगा। तो दिद्युत दिद्योत दिद्योतिशते, दिद्युतिशते दिद्योतिशते, लिखित्वा लेखित्वा लिलिखिषति लिलेखिषति। रल इति किम, देवित्वा दिदेविषति। व्युपधादिति किम, वर्तित्वा विवर्तिषते। तो यहाँ पर देखिए रल, दिव धातु कैसी, रलंत नहीं है, क्यों, रलंत में क्या क्या आएगा, हा या व, तीन हा भी नहीं, केवल या व को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाएंगे, क्योंकि हा पुनः उपदिष्ट हो गया उधर, इसलिए। तो देवित्वा दिदेविषति। व्युपधादिति किम, वर्तित्वा विवर्तिषते। वृत्त है, ऋदुपद है, ये इकारोपद उकारोपद नहीं है। हलादिति किम, एषित्वा एषिषति। सेदित्येव भुक्त्वा बुभुक्षते। ये कैसी सेठ नहीं है, सारी शर्तें घट रही हैं, भुज हलादी भी है, रलंत भी है, उदुपद भी है, किंतु एक ही इसका वो है, क्या है, कि सेठ नहीं है, इसलिए नहीं। ऊकालो झ्रस्व दित। अच्छा, तो यहाँ तक आप लोगों का ये कित प्रकरण समाप्त हो गया, है ना, ये कितंगित जो भी प्रकरण था वो समाप्त हो गया। अब आगे पुनः संज्ञा प्रकरण चलेगा। ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। ऊ इति त्रयाणाम अयम मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्राणाम प्रश्लिष्ट निर्देशः। कहते हैं जो ऊ है वो तीन, एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक, तीनों का ये प्रश्लिष्ट निर्देश है। उश्च ऊश्च ऊश्च इति वह ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अच्छा, अब कहते हैं कि आप एक बात बताइए कि जब ये समाहार है ना, ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च, ये कौन सा समास है, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या होना चाहिए, एक वचन और नपुंसक लिंग। क्या नपुंसक लिंग तो है, यदि नपुंसक लिंग नहीं तो फिर बहुवचन होना चाहिए, इतरेतर द्वंद्व होगा। तो ये कैसे आपने समझ किया, तो कहते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति द्वंद्वैकवद् भावे पुल्लिंग निर्देशः। ठीक है ना, कि पुल्लिंग से निर्देश किया गया है। ऊ इत्येवं कालः अच यथाक्रमं ह्रस्व दीर्घ प्लुत इत्येवं संज्ञो भवति। ह्रस्व दीर्घ प्लुत एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक जो उकार हैं वो क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होते हैं। उकालो ह्रस्वः दधि मधु, ऊ कालः दीर्घः कुमारी गौरी, ऊ कालः प्लुतः देवदत्त अत्रन वसी। तो ये जो ऊ हैं ये सभी वर्णों का वो है ना, लक्षण है वो इसके, कि मतलब वो केवल ऊ की नहीं करेगा ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, अपितु
एक मात्रा काल वाले जो भी अच होंगे सभी का करेंगे, तो उसका उपलक्षक है। कहते हैं काल ग्रहण क्यों किया आपने? कहते हैं काल ग्रहणम परिमाणार्थम। काल ग्रहण हमने इसलिए किया है कि परिमाण के लिए, कि मतलब उ परिमाण और कहते हैं दीर्घ प्रत्ययो रस्व संज्ञा मान हो, इसमें तक काल ग्रहण कर दिया कि मतलब उतने उतने मात्रा काल वाले की ही संज्ञाएं होवे, ऐसा ना हो जावे कि दीर्घ और प्लुत की भी ह्रस्व संज्ञा होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि दीर्घ और प्लुत की ह्रस्व संज्ञा होने लगती तो क्या होता? आलूय प्रलूय, यहाँ पर भी ह्रस्व से प्रतिकृति तुक इति तुक है ना, इससे तुक की प्राप्ति होने लगती। इसमें मतलब जब संज्ञा ही नहीं है ह्रस्व तो इसमें नहीं होगा। और संज्ञा क्यों प्राप्त होती है आपको पता है? महाभाष्य में तो इसका खैर मतलब काफ़ी अच्छा प्रकरण चलेगा। यदि केवल काल ग्रहण नहीं करते हैं और ऊ पढ़ देते केवल, तो फिर वही अणुत स्वर्ण से चाप प्रत्यय अपने पूरे स्वर्णियों का ग्रहण कराता, फिर तो सारा घालमेल हो जाता, तो किसी के भी कोई भी संज्ञा होने लग जाते। अचग्रहणम कहते हैं अचग्रहण क्यों किया? कि एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक काल वाले मतलब त्रिमात्रिक जो हैं अच की ही ये संज्ञाएं होंगे। तो कहते हैं यदि हलों की संज्ञा होती तो क्या हानि हो रही थी? तो कहते हैं जैसे अचग्रहणम संयोगाच समुदाय निवृत्त्यर्थम, है ना, दो हल वर्णों का संयोग हो गया तो एक व्यंजन की आधी मात्रा मानी जाती है, ठीक है ना। तो जब दो व्यंजन होंगे आधे आधी मात्रा वाले मिलकर के क्या बन जाएंगे? एक मात्रिक। तो एक मात्रिक व्यंजन की भी ह्रस्व संज्ञा होने लग जाती, ठीक है। उससे हानि क्या होती? प्रत्यक्ष्य, यहाँ पर का और श ये दोनों मिलकर के एक मात्रिक बन जाते। यदि अचग्रहण नहीं करते तो इनकी भी ह्रस्व संज्ञा होती, यहाँ ह्रस्व से प्रतिकृत तुक से तुकागम की प्राप्ति हो जाती। बात समझ में आई नहीं आई? क्यों कौमुदी नहीं आई? प्रत्यक्ष्य है ना, तो का आधी मात्रा, व्यंजनों का काल निर्धारित किया गया आधी मात्रा, और जो ह्रस्व है वो एक मात्रा, जो दीर्घ है वो द्विमात्रा, और जो प्लुत है वो त्रिमात्रिक, ठीक है। ये मतलब इनका काल निर्धारित है। अब यदि अचग्रहण नहीं करते तो सूत्र का अर्थ होता है कि मतलब एक मात्रा काल वाले वर्ण की, दो मात्रा काल वाले वर्ण की और त्रिमात्रिक काले वर्ण की क्या होती है? ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। तो अब जो प्रत्यक्ष है यहाँ पर, तो का और श जो है वो दोनों मिलकर के एक मात्रिक बन जाता, ठीक है, तो ह्रस्व माना जाता। उधर त्वा को ल्यप हुआ है तो पितकृत माना गया, ये ह्रस्व तो तुकागम होने लग जाता, प्रत्यक्ष बनने लगता। जैसे प्रकृति में क्या होता है? क्री ह्रस्व है तो तुकागम होता है, तो क्री तो अच है तो का श भी क्या माना जाता? ह्रस्व माना जाता, यदि अच ग्रहण नहीं करते तो, ठीक है। तो ये कहा इन्होंने कि अच ग्रहणम संयोग और समुदाय निवृत्त्यर्थम। दूसरा क्या है देखिए, वहाँ पर एक ही अच उस मात्रा वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो ह्रस्व मिला के हम दीर्घ कर दें, दो ह्रस्व मिला करके हम उसको दीर्घ मान लें, ऐसा नहीं होगा। एक मात्रा काल वाला वर्ण ह्रस्व, दो मात्रा काल वाला एक वर्ण दीर्घ, और तीन मात्रा काल वाला एक वर्ण प्लुत माना जाएगा। नहीं तो अच समुदाय की भी वही होने लगती। जैसे तीता उ छत्र, तो तीता उ, तीता का अ और उ दो मात्रा हो गए, दो मात्रा मिलकर के वो क्या हो गए? दीर्घ होने लगते। यदि दीर्घ होता तो तीता उ छत्रम दीर्घात पदांताद्वा से नित्य तुक विकल्प से तुकागम होने लगता। तो इस कारण से कि मतलब एक वर्ण पूरा उसी मात्रा का होना चाहिए और वो भी अच होना चाहिए, तभी ये संज्ञाएं होंगी। न तो दो मात्रा वाले विविध अच के समुदायों की संज्ञा होगी और नहीं अचों की संज्ञा, वो हलों की संज्ञा। दीर्घात पदांताद्वैति विभाषा तुक माभूत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्रदेशाः ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य अकृत सार्वधातुक और दीर्घः वाक्य स्थितिः प्लुतोक्तात्। तीनों दे दिए इन्होंने, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्व अकृत सार्वधातुक और दीर्घ वाक्य स्थितिः प्लुतोक्तात् उदात्त। तो इस प्रकार से ये जो है ये संज्ञाएं होती हैं। तो विशेष रूप से इसमें ये थोड़ा सा प्रत्युदाहरण जो उसको ध्यान में देना है, और कालग्रहण इत्यादि हैं, बाकी बहुत सारी बातें हैं तो उनको आप लोग देख लीजिएगा।